गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस रुक गई थी बीच में, तो आज से मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉलिटी पढ़ाना था, ज्योग्राफी पढ़ाना था। सारे सब्जेक्ट लेकर चल रहा हूँ मैं साथ में, ताकि आपको सारे मटेरियल्स मिलते रहे। ठीक है गाइस, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग इसमें दे रहे हैं। आप लोग लाइक्स भी करते हैं और सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं मेरे, वो आप लोगों की ही वजह से हो रहा है ऐसा। तो आज हम लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आगे बढ़ेगी। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसका पढ़ लिया था, हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिया था भारत में, कैसे यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आई है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पुर्तगाल को पढ़ लिया था, डचेस को पढ़ लिया था। उनके बारे में मैंने पूरी तरीके से पढ़ा लिया है, आप जाकर वीडियोज में देख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की, किस तरीके से क्या हुआ, कैसे डिक्लाइन हुआ उनका, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। आज थोड़ा सा बड़ा एरिया है क्योंकि अंग्रेजों के बारे में हमें पढ़ना है, जो ब्रिटिशर्स हैं जो हमारे भारत में आए थे। देखिए, ज्यादा ना बोलते हुए हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स, देखिए जब हमारे भारत में, जब हमारे दूसरे देशों में, यूरोप में बातचीत स्टार्ट हुई कि पूर्व के देशों से, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न कंट्रीज से व्यापार किस तरीके से किया जाए, ट्रेड किस तरीके से किया जाए, ट्रेड करने के लिए पूरी तरीके से खुली छूट मिलने लगी थी जब यूरोपियन कंट्रीज को। तब उसके बाद कई कंट्रीज हमारे देश में आई, कई कंपनी हमारे देश में आई, जैसे कि पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रांसीसी हो गए, डेनिश हो गए, स्वीडिश हो गए, सब आए हमारे देश में। लेकिन क्या हुआ था, तो हमारे ब्रिटिशर्स जो थे हमारे भारत में आए थे, तो सभी जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी वो भारत ब्रिटिशर्स से पहले आई थी। पुर्तगाली हैं, डच हैं, ये पहले आए थे, जबकि बड़ी होती थी ये कंपनियां जो थी बड़ी थी। पुर्तगाली भी बड़ी कंपनी थी और डच कंपनी भी बड़ी थी, उनका पास बड़ा अच्छा पैसा था, लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स इनको पछाड़ते चले गए। सारी कंपनीज को, जितनी भी कंपनी थी भारत में, उन सब कंपनियों को हराते हुए आगे निकलते चले गए। क्यों क्यों ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ही आगे निकले, बाकी सब पीछे रह गए? क्योंकि ये कंट्री ऐसी कंट्री थी, ब्रिटिश, डच जो थे, हॉलैंड जो थे, पुर्तगाली जो थे, ये एक तरीके के कॉलोनियल कंट्री रह चुकी हैं। कॉलोनियल कंट्री किनको बोलते हैं? वो कंट्रीज जिनके ऊपर दूसरे देश ने राज किया हो, वो उनके ऊपर शासन कर चुकी हो दूसरी कंट्रीज। हॉलैंड है और आपका पुर्तगाल है, फ्रांसीसी है, इनके ऊपर राज कर चुके थे। लेकिन इंग्लैंड ऐसी कंट्री है, इंग्लैंड ऐसी कंट्री थी, ब्रिटिशर्स ऐसे जगह से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से, जो कभी भी कॉलोनियल नहीं रही है, वो हमेशा से आजाद कंट्री रही। इसीलिए, और दूसरा क्या था, इनकी रणनीति बहुत अच्छी थी हर चीज के लिए। जो भी इनकी प्रशासनिक थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रणनीति थी इनकी, वो भी बहुत अच्छी थी। और जो इनकी फाइनेंशियल रणनीतियां थी, फाइनेंशियल जो नीतियां बनाते थे, वो भी इनकी बेस्ट थी। इस वजह से ये आगे निकलते चले गए और इनके अंदर पावर्स भी अच्छी थी। तो हम लोगों को ब्रिटिशर्स का सबसे पहले आगमन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एडवेंट। ब्रिटिशर्स आए थे 600 ईस्वी में, ठीक है, बीसी। 1600 एडी में ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए थे। ठीक है, तो अंग्रेज जब हमारे भारत में आए थे तब उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था हमारे भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेड करना उनको सबसे अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन बहुत थी, और पॉपुलेशन के ही थ्रू लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले अपना मार्केट अगर बनाना चाहेंगे, फैक्ट्रीज बनाना चाहेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि उनका मार्केट कितना अच्छा चलेगा, उनकी कंपनी कितनी अच्छी चलेगी। तो वो यही चीज देखकर अट्रैक्ट हुए किसकी तरफ? भारत की तरफ और इंडोनेशिया की तरफ, क्योंकि वहां से मसाले वगैरह जो है, सारी चीजें वहां से प्रोवाइड होती थी उनको। क्योंकि 1600 ईस्वी में जब ये भारत आए थे तो इन्होंने अपने कुछ साथियों को भेजना शुरू किया। कहां पर?
आगरा, जहां पर शाहजहां था। ठीक है, जब ये हमारे भारत में आए थे उस टाइम पर कौन शासन करता था? मुगल्स थे। कौन थे? मुगल्स। उस टाइम पर मुगल्स थे। और मुगल में भी कौन था? 1600 ईस्वी में जब हमारे भारत में ये आए थे, मुगल में भी कौन था? जब ये आए थे तब अकबर था। जब ये आए थे तब अकबर था। ठीक है, लेकिन बाद में जब इन्होंने अपने फरमान वगैरह निकलवाने शुरू किए हैं तब अकबर नहीं रहा था। अकबर से बस क्या होता था अंग्रेजों का, अकबर ने कभी भी अंग्रेजों को राज करने नहीं दिया। अकबर ने इनको फरमान नहीं दिया था कि आप हमारे देश में किस तरीके से राज कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए बोला था कि आप चीजें लेकर आओ, हम लोग खरीदेंगे और आप यहां से भी चीजें ले जा सकते हो। लेकिन कंपनी खोलने का किसी भी तरीके का कोई भी इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया था, नहीं बताया था, और ना कर पाए थे उस टाइम तक। ठीक है, तो देखिए मैं आपको कुछ हिस्सा जो है वो भारत का बनाकर दिखा रहा हूं। देख, बस इतना पार्ट मैंने आपको इसलिए बनाया है क्योंकि अंग्रेजों का जो सबसे बेस था, अंग्रेजों ने जहां से हमारे पूरे देश की देखरेख, देश पर ट्रेड करना चाहा, देश पर शासन किया हमारे पूरे भारत में, तो वो 3 जगह ऐसी थी जहां से उन्होंने शासन करना शुरू किया। मतलब शासन करने पूरी तरीके से शासन कर लिया था। एक था ये हिस्सा, एक था ये हिस्सा, और एक था ये हिस्सा। ये 3 हिस्से हैं, आप समझ रहे हैं ना। एक वेस्टर्न पार्ट हो गया, सॉरी एक सदर्न पार्ट हो गया, एक वेस्टर्न पार्ट हो गया और एक ईस्टर्न पार्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ तो पूरा जीत ही लिया था अंग्रेजों ने। किसकी वजह से? इन दोनों की वजह से। अब ये कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, 3 जगह थी। ठीक है, एक था, इसको हम बोलते हैं बंगाल, बंगाल, जहां पर उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी खोली थी वो कहां खोली थी? कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, और ये आता है मद्रास, ये आता है मद्रास। और तीसरी नंबर है, ये है बम्बई, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है, इन 3 जगहों पर अंग्रेजों ने, इन 3 जगहों को हासिल किया अंग्रेजों ने। यहां अपनी ट्रेड पर करना शुरू किया पूरी तरीके से। यहीं से पूरे देश पर, हमारे पूरे भारत पर इन्होंने देख रेख रखी, इन 3 जगहों से। ठीक है, ये 3 जगह मैंने इसीलिए बनाई है। तो जब हमारे भारत में अंग्रेज आए थे तब इन्होंने 1609 तक इतनी अच्छी जो थी ट्रेड नहीं बना पाए थे। ये 1609 एडी में एक अंग्रेज था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। 1609 में कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने कहां भेजा? कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में भेजा। कहां पर? मुगलों के पास। उस टाइम पर कौन था? शाहजहां था। मुगल शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के पास कैप्टन हॉकिंस को भेजा। क्या करने के लिए? सूरत में, ये जगह है सूरत, यहां पर आपने देखा होगा, सूरत जानते हैं ना, गुजरात में पड़ता है हमारा। तो सूरत में कारखाना खोलने के लिए, सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए इन्होंने क्या भेजा था? फरमान भेजा था। किसके पास? शाहजहां के पास, कि शाहजहां किसी तरीके से मान जाए। इन्होंने बहलाया फुसलाया, कैप्टन हॉकिंस ने बहुत सी बातें कही कि इस तरीके से नहीं, बड़ी कूटनीति अपनाई इन्होंने, किसी ना किसी तरीके से तो मान जाए। लेकिन शाहजहां नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसको कौन बहला फुसला रहे थे? पोर्तुगल।
पुर्तगाल जो थे वो शाहजहां को पहला फुसला रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, इनको अगर आपने फैक्ट्री डालने के लिए कह दिया, डाल दिया, तो हम लोगों का जो व्यापार चल रहा है साथ में, वो व्यापार नहीं हो पाएगा। फिर व्यापार जो है 3 हिस्से में बंटना पड़ेगा और 3 हिस्से में बटेगा। तो इन्होंने इनको बढ़ा के आग में घी डाल दिया। पहले से ही ये नहीं देना चाह रहे थे, इन्होंने और आग में घी डाल दिया। ठीक है, इन्होंने और बात बढ़ा दी, तो शाहजहां ने कैप्टन हॉकिंस को मना कर दिया। कैप्टन हॉकिंस वापस आ गए। फिर क्या हुआ, 1611 एडी की बात है। एक इंसान था इन्हीं अंग्रेजों का, जिसका नाम था मिल्टन हॉल। मिल्टन हॉल, इसने क्या किया था, इन पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को, मतलब जहाजी सेना जहाज थी बहुत सारी, तो इन्होंने मिल्टन हॉल ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स defeated the Portugal at sea, समुद्र में, अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में, मतलब जो हमारा इतना ये हिस्सा जो है ना अरेबियन सी का पड़ता है, ये बे ऑफ बंगाल पड़ता है, ये इंडियन ओशन है। पहले इंडियन ओशन ही कहते थे इसको, पूरा इंडियन ओशन ही था ये। ठीक है, तो इंडियन ओशन में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, पोर्टुगल को एक जहाजी बेड़े को हरा दिया। इससे इंप्रेस होकर शाहजहां ने क्या कहा, जाओ मैं तुमको देता हूं आजादी, बना लो। ये 1613 की बात है, सॉरी 13 की बात है, 13 की, 11 की नहीं। लेकिन 1611 एडी में ही अंग्रेजों ने कहां पर, मसूलीपट्टनम में अपना एक कारखाना पहले ही खोल लिया था। कहां पर, मसूलीपट्टनम में कारखाना अपना पहले ही खोल लिया था इन्होंने। फिर 1613 में शाहजहां ने परमिट कर दिया इनको, ब्रिटिशर्स को परमिट कर दिया कि अब आप सूरत में भी खोल सकते हो। तो 1613 एडी में इन्होंने अपना कारखाना कहां खोला, सूरत में। ये डेट से याद रखते चले जाइएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, डेट कोई जरूरत नहीं है, आपको ये सन याद करनी है, डेट नहीं, ये कौन सी डेट में, वो सब ब्यौरा नहीं रखना है आपको। सन आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे भारत में होता है, कोई एक फैक्ट्री खोलने के लिए, अभी हमने फैक्ट्री खोल दी, कल फिर से फैक्ट्री खोल दी, लेकिन आज हम लोगों का टेक्नोलॉजी उतना वर्क करती है, इसलिए फैक्ट्री तुरंत खुल जाती है। लेकिन इनको टाइम लगता था फैक्ट्री खोलने में, क्योंकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो सूरत में इन्होंने अपनी एक कंपनी खोल ली। उसके बाद क्या हुआ, ये अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों का सबसे बड़ी चीज क्या थी, अंग्रेजों का थोड़े से कभी मन भरा ही नहीं, इसीलिए ये आगे बढ़ते चले गए हमारे भारत में। इनका कभी थोड़े से मन भरा ही नहीं। अच्छा खासा मसूलीपट्टनम में कारखाना खोलने की जगह मिल गई थी, सूरत में कारखाना खोलने की जगह मिल गई थी, और जरूरत ही नहीं थी फिर खोलने की, हो गया काम। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक और बंदा इनका, ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूं, मैंने ये केवल समझाने के लिए आपको बताया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इनकी 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी, एक थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बॉम्बे। 3 प्रेसिडेंसियां थी जहां पर इन्होंने जहां से इन्होंने पूरे देश पर जो है एरिया, पूरे देश के एरिया को देख रेख रखी और पूरे देश पर राज किया था इन्होंने, इसी से ही ऐसा किया था। उसके बाद 1615 एडी में थॉमस रो
थॉमस रो को इन्होंने भेजा 1615 में। वो 1619 तक 1619 एडी तक वहां रहा। कहां पर? शाहजहां के यहाँ। शाहजहां को ये वैसे तो मना नहीं पाया, ये भी हार गया था, जैसे कैप्टन हॉकिंस हार गए थे, शाहजहां ने मना कर दिया था इनको पुर्तगालियों के कहने पर। ये याद रखिएगा, मैं दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं, पुर्तगालियों के कहने पर शाहजहां ने इनको, कैप्टन हॉकिंस को खाली हाथ वापस लौटा दिया था। ये भी खाली हाथ लौटाया था, लेकिन ये अपने एक कूटनीति की वजह से इसने कई जगहों पर, सूरत में तो नहीं पाई, ठीक है, लेकिन कई जगह पर इसने अपने कारखाने खोलने के लिए, ब्रिटिशर्स के कारखाने खोलने के लिए कई जगहों पर इसने फरमान जारी करवा लिया उससे, ठीक है। फिर क्या हुआ? 19 के बाद 1600 एडी में, 19 एडी में क्या हुआ? सूरत को छोड़कर भड़ौच में, भड़ौच, ये भड़ौच एरिया जो है वो भी हमारा उसी में पड़ता है, गुजरात पार्ट में। भड़ौच हो गया, भड़ौच एंड अहमदाबाद, भड़ौच एंड अहमदाबाद, ठीक है। भड़ौच और अहमदाबाद में भी इन्होंने अपने कारखाने खोल लिए थे 1619 में। उसके बाद क्या हुआ था? इनका क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज क्या हुई? इनको दो शक्तियों से लड़ना पड़ रहा था। एक तो डच हो गए और एक हो गए पुर्तगाली। उन दोनों से इनको लड़ना पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो एक तो उनसे लड़ना, दूसरा भारत में ट्रेड करना, और तीसरा कारखाने खोलना। तीन काम इकट्ठे चल रहे थे इनके। कैसे चला पा रहे थे भाई? अपने दिमाग से चला पा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और यहां तक कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं करा पा रहे थे, सारी चीजें डिफीट कर रहे थे, उन लोगों को भी हरा रहे थे। हालांकि उनके पास ट्रेड अच्छा था, पैसा अच्छा था डच कंपनियों के पास, लेकिन तब भी अंग्रेज उन्हें हरा ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कम संख्या में पैसा तो था, इनके पास पैसा तो कम था, कम नहीं अच्छा खासा था, लेकिन डच कंपनी से कम था। सेना भी कम थी, लेकिन इनके पास टेक्निक बहुत थी, हर चीज को पाने की टेक्निक। डिवाइड एंड रूल इनके पास शुरू से रहा, डिवाइड एंड रूल। 1619 एडी में भड़ौच अहमदाबाद, ठीक है, को अपने में शामिल कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ? 1654 की बात है, 52 और 52 से लेकर 54 की बात है, जब अंग्रेजों में और डचेस में लड़ाई झगड़े पैदा हो गए थे, ठीक है, कहासुनी होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। द वॉर बिगिंस बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डचेस। ब्रिटिशर्स और डचेस के बीच में डिस्प्यूट पैदा हुए, लड़ाई झगड़े पैदा होने शुरू हो गए। तब क्या हुआ? पुर्तगाली और अंग्रेज पास आ गए, क्योंकि इनका जो थोड़ा एरिया था, थोड़ा मेलजोल खाता था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आ गए, समझौता हो गया दोनों में, ठीक है। समझौता हुआ, कब हुआ था? 1661 में समझौता हुआ इनके बीच में। किनके बीच में? ब्रिटिशर्स एंड पोर्टुगल केम टुगेदर। याद रखिएगा, 1661 में केम टुगेदर। कौन आ गए थे साथ में? ब्रिटिशर्स और पोर्टुगल, ये दोनों साथ हो गए थे, मिल गए थे। ऐसा क्यों हुआ था? फिर क्या हुआ? जब ये दोनों मिल गए,
तब 1664 एडी में क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे वहां पे, ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में, वहां थे चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकेंड, चार्ल्स सेकेंड ने पुर्तगाल की महारानी से शादी कर ली, पुर्तगाल की महारानी से शादी कर ली। चार्ल्स सेकेंड मैरिड विद द क्वीन ऑफ पोर्टुगल। ठीक है, तो पोर्टुगल की क्वीन से चार्ल्स द्वितीय ने शादी कर ली। तब भारत में अंग्रेजों को पोर्टुगल ने क्या किया था, 1664 एडी में ही बॉम्बे was given to Britishers ये लिखते जाइएगा आप लोग कॉपी में, क्योंकि मैं अभी मिटा दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1664 एडी में बॉम्बे वाज गिवन टू द ब्रिटिशर्स बाय पोर्टुगल, पुर्तगालों के थ्रू क्या हुआ था, बॉम्बे ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। बस क्या हुआ था, इनको कुछ 10% जो इनका पूरा प्रॉफिट होता था उसका 10% बस क्या होता था, पुर्तगालों को देना पड़ता था। बाकी 90% जो प्रॉफिट होता था वो उन्हीं का प्रॉफिट होता था, बस 10% इनको देना होता था। बॉम्बे इन्होंने किराए पे दे दिया। किराए पर ही एक तरीके से दहेज के स्वरूप, दहेज देते हैं ना, तो पुर्तगाली की रानी थी और वहां अंग्रेजों का राजा था। तो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको दहेज के रूप में बॉम्बे दे दिया ब्रिटिशर्स को। यहां तो इनको बॉम्बे मिल गया। देखिए मैंने 3 प्रेसिडेंसी की बात की थी, बॉम्बे मिल गई इनको, बॉम्बे प्रेसिडेंसी मिल गई। अब आते हैं हम लोग किस पर, अब आते हैं हम लोग बॉम्बे की प्रेसिडेंसी मिल गई, अब आते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी पर। मद्रास का क्या हुआ था, ठीक है, अब मद्रास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉम्बे किस तरीके से ब्रिटिशर्स को मिला। बॉम्बे किस तरीके से ब्रिटिशर्स को मिला, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय ने वहां की जो प्रिंसेस थी, क्वीन थी, राजकुमारी थी, उनसे शादी कर ली थी। तो यहां पर दहेज के स्वरूप में पुर्तगालियों ने दहेज का डाउरी के रूप में क्या कर दिया था, बॉम्बे को दे दिया था, लीज पर दे दिया था। फिर क्या हुआ था, फिर क्या, मैं इससे पहले की बात बताता हूं, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। 1639 एडी की बात है, 1639 एडी की बात। तो उस टाइम पर एक दूसरा राजा हुआ करता था। वहां का एक राजा था जिसका नाम जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां के राजा से इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने लीज पर, मतलब रेंट पर मद्रास उधार ले लिया था, रेंट पर ले लिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स टेकन मद्रास ऑन रेंट बाय द किंग। किंग से क्या किया गया, मद्रास को रेंट पर ले लिया गया। तो रेंट पर जब लिया तो इन्होंने कुछ परसेंट पैसा अंग्रेज राजा को देना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, इन्होंने परमिशन किस चीज की ले ली, फ्री ट्रेड करने की वहां पर, और उसकी किलेबंदी करने की। किलेबंदी का मतलब क्या होता है, दीवार चुनवा लेते हैं, आसपास दीवारी कर लेते हैं कि केवल हम ही आसपास आ जा सकते हैं, कोई अगर अंदर आएगा तो हमारे बिना परमिशन के अंदर नहीं आएगा। तो किलेबंदी क्या होता है, जैसे कि ये एरिया, ये पूरा पोर्ट है, तो इसके चारों तरफ इस तरीके की दीवार खींच देना कि यहां से अगर कोई एंटर कर रहा है तो पहले से ही हमारे सैनिक खड़े होंगे, वो हमको बता देंगे कि अंदर
कब जाना है अंदर, किसी के पास जाना है तो सैनिक एक बंदे को भेजेंगे, वो अंदर जाएगा, उसके बाद पूछ कर आएगा, तभी अंदर जाने दिया जाएगा। किलेबंदी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सी चीजों का किलेबंदी करनी शुरू की थी। ये बहुत पहले भी किलेबंदी करते थे। एक बार क्या हुआ था, जब औरमुजपुर को इन्होंने जीता था, कब जीता था इन्होंने, औरमुजपुर को इन्होंने जीता था 1640 में, ठीक है, जब 1630 में, सॉरी, औरमुजपुर को जीता था तो पुर्तगालियों से इन्होंने एक संधि कर ली थी, ठीक है, मैड्रिड की संधि 1630 में मैड्रिड की संधि कर ली थी। तो उससे क्या हुआ था, पुर्तगालियों में और इनमें झगड़ा खत्म हो गया था और इन्होंने किलेबंदी औरमुजपुर की कर ली थी, तो पूरा इनका एरिया इनके पास हो गया था। तो 1639 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मद्रास के एक राजा से क्या किया था, रेंट पर ले लिया मद्रास, और उसके बाद इन्होंने किलेबंदी का ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1640 एडी की बात है, ये आपको याद रखना है। चंद्रगिरी एक राजा थे, ठीक है, उनसे लड़के झगड़ के इन्होंने मद्रास छीन लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास को चंद्रगिरी के राजा से, विजयनगर साम्राज्य था, वहां के एक चंद्रगिरी राजा थे, उनसे इन्होंने छीन लिया। पहले भाई आराम से किसी राजा ने तुमको मद्रास रेंट पे दे दिया, थोड़े थोड़े पैसे दे दिया, इतने में कहां मानने वाले अंग्रेज हैं, उनको तो पूरा ही अधिकार चाहिए ना। किलेबंदी भी करने के लिए उन्होंने कह दिया था कि किलेबंदी कर लो, ठीक है, तुम्हारी परमिशन है, बिना कोई अंदर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी उतने से इनका जी नहीं भरा, इनको तो पूरा बंदरगाह चाहिए था, क्योंकि मद्रास क्या था, वो एक तरीके का बंदरगाह था, और बहुत अच्छा बंदरगाह था, क्योंकि ये देखिए मद्रास का एरिया यहां पड़ता है, मैंने बताया आप लोगों को, भारत का, और यहीं से सारे ट्रेड खुलते हैं इंडोनेशिया के एरिया के। देखिए खुद ही समझ लीजिए, इंडोनेशिया के जितने भी पार्ट है जहां से मसाला बहुत अच्छे से मिलता है, उस एरिया को पूरा कवर करता था मद्रास। अगर ये बंदरगाह उनको मिल गया तो डेफिनेटली क्या बात है, पूरा का पूरा एरिया इंडोनेशिया से ट्रेड करने का उनको मौका मिल गया। तो भाई यहां का जीतना उनके लिए जरूरी था, यहां का अगर नहीं जीत पाते, इसी तरीके से बॉम्बे को जब जीता तो बॉम्बे से इधर साइड में सारे ट्रेड करना इन्होंने शुरू कर दिया। कलकत्ता को जीता, कलकत्ता से इन्होंने इधर चाइना वगैरह इधर जाकर सब ट्रेड करना शुरू कर लिया। तो वही पोर्शन होते हैं, इनको जीतने की लत लग गई थी। तो ये चीजों को क्या करते थे, पहले तो लीज पे ले लेते थे, किसी ना किसी तरीके से बहला फुसला के, बातचीत करके, पहले अपने अंदर उसको रेंट पर ले लिया, उसके बाद रणनीति अपना के, कूटनीति अपना के, डिवाइड एंड रूल अपना के उसको हरा के राजा को जीत लिया।